हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन कीस्टोन क्लासेस। तो आज 2022 के जो हमारे जेएससी के पेपर्स जो हुए थे उनको हम अटेम्प्ट करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 2022 के जेएससी के पेपर्स। एक सेकंड में थिकनेस बढ़ा लेता हूँ इसकी। ठीक है, ठीक है। 2022 के जो जेएससी के पेपर हुए थे वो हम करना स्टार्ट करते हैं। 1 तारीख से पेपर हुआ था, 1/04/2022 को। इसकी 3 शिफ्टें और है, मतलब वो आगे मिल जाएंगे आपको। थोड़े से मिस अरेंज हैं ये वाले पेपर। संदीप खरब सर के चैनल से ली गई पीडीएफ है। आपको अगर चाहिए तो आप डायरेक्टली वहां जाके ले सकते हैं, और अगर आप बोलोगे तो मैं अपने वाले चैनल पे भी इसको डाल दूंगा। ठीक है, इसका मैथ का सेक्शन सोल्व करेंगे। 2/4/2024 को पेपर आया, पहली शिफ्ट है, फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है, और जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट का है। आपकी 2-3 दिन पहले सिलेबस भी आ चुका है, जो आपका 802/24 करके पोस्ट कोड के अंदर 4-5 पोस्टें थी, जिसमें एक जेएससी भी थी, एलडीसी भी थी, स्टेनो भी थी। ठीक है, एक आध दो पोस्ट और जूनियर असिस्टेंट भी थी। तो उन सबका सिलेबस, जो उनका सबका कंबाइंड पेपर है वो एक ही होगा। ठीक है, तो उसके लिए बहुत ज्यादा प्रीवियस ईयर महत्वपूर्ण हो जाता है कि पिछले सालों में क्या आया था। मैथ के सेक्शन पे चलते हैं सीधा। एक सेकंड दीजिएगा, और मैं क्या सोच रहा हूं वो मैं आपको एक बार यहाँ बता देता हूँ। ठीक है, मैं क्या सोच रहा हूँ, देखो 2022 का पेपर है, ज्यादा पुराना तो पेपर है नहीं। वैसे भी डीएसएसबी में कोई ड्रास्टिक चेंज तो आता नहीं है। मोर और लेस जो पेपर वो एक जैसा ही रहता है, क्योंकि सारी शिफ्टों का एक साथ कुल मिला के होगा, तो पेपर के बहुत ज्यादा हार्ड होने के चांस नहीं है। ठीक है, इजी टू मॉडरेट में पेपर रहेगा, इजी टू मॉडरेट। तो मैं सोच रहा हूँ कि ये 30 पेपर हैं हमारे पास, लगभग 30 पेपर्स के आसपास हमारे पास ये हैं जीएससी के। और इन 30 पेपर्स की पूरी मैथ में करा देता हूँ, एक दिन में मैथ करा देता हूँ। ठीक है, एक दिन मैथ करा देता हूँ, एक दिन उसी पेपर की इंग्लिश करा देता हूँ, और एक दिन उस पेपर की ही जीएस करा देता हूँ। ठीक है, ये मैं सिर्फ सोच रहा हूँ। ठीक है, सिर्फ सोच रहा हूँ, अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है। मैथ तो हम इसकी करेंगे करेंगे, बाकी इंग्लिश करेंगे जहां तक करेंगे, और जीएस के बारे में अभी सिर्फ मेरा विचार है ऐसा। ठीक है, बाकी मैथ और इंग्लिश जो है आपके अल्टरनेट डेज पे चलेंगे। आज जैसे कि मैथ चल रही है, तो अगले दिन जो है वो आपकी इंग्लिश चलेगी। ठीक है, बाकी 1-2 क्लासेस में और ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी इस बारे में। बाकी पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमें कह रहा है कि 75 और 125 का महत्वपूर्ण समापवर्तक एचसीएफ जो है वो 75m माइनस 125 के रूप में लिखा जा सकता है। तो m का मान ज्ञात कीजिए। सीधी सीधी बात है, मेरे को सबसे पहले इनका एचसीएफ निकालना पड़ेगा। मेरे को पता है 75 और 125 का एचसीएफ मैं कैसे निकालूंगा, मैं इनका अंतर लूंगा। अगर ये दोनों संख्या अंतर से कट रही होंगी तो एचसीएफ ये हो जाएगा, वरना मैं इसके और टुकड़े करूंगा। 2 और 25 में 2 से दोनों नहीं कटेंगे, लेकिन 25 से दोनों कट जाएंगे। तो हमारे हिसाब से एचसीएफ कितना हो जाएगा, हमारे हिसाब से एचसीएफ हो जाएगा 25। ठीक है, 75 माइनस m 125 एचसीएफ के रूप में लिखा जा सकता है। यानी कि सीधी सीधी बात है, ये कह रहा है कि 75 माइनस में 125 इज इक्वल टू 25 के। तो यहां से मैं वैल्यू निकाल सकता हूं। तो 75m, क्योंकि 125 उधर जाके 150 हो जाएगा, और इससे इसको कट करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, m की वैल्यू यहाँ पे 2 आ जाएगी। हमसे यही पूछा था, तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात 15:22 है। तो बेलन की ऊंचाई और बेलन के व्यास का अनुपात ज्ञात कीजिए। मेरे को 2 चीजें दी हुई हैं, मेरे को ये सीएस से दिया हुआ है, और मेरे को ये टीएस से दिया हुआ है। इनके रेशो की बात कर रहा है, यानी कि सीएस से और टीएस से के रेशो की जो बात कर रहा है, वो कह रहा है कि इनका रेशो जो है वो 15/22 है। भाई मैं सीएसए का फॉर्मूला जानता हूँ, सीएसए का फॉर्मूला होता है 2πr/h। मैं टीएसए का फॉर्मूला जानता हूँ 2πr/h प्लस में r इज इक्वल टू 15/22 है। मैंने इसको जैसे लिखा तो मेरे को ये पता चल गया 2πr आपस में कैंसिल हो गए। तो क्या बचा, मेरे पास बचा h प्लस में r बचा, जो कि 15/22 है। अगर h 15 है, तो h अगर 15 है, तो ये बचा हुआ जो r है कितना हो जाएगा, बचा हुआ 15, 22 में से माइनस हो जाएंगे, 7 बच जाएगा। मेरे से जो पूछा है, मेरे से पूछा है h का और d का रेशो पूछा है।
डी यानी कि डायमीटर का। अब डी क्या होता है, डी अपने आप में क्या होता है, 2r होता है। तो ये मेरे से h और 2r का रेशियो पूछ रहा है। h मेरे को यहां से पता चल गई कि 15 है ही, और r मैंने यहां से निकाल ली थी, तो 2 मल्टीप्लाई 7 यानी कि 14, 15 रेशियो में 14 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। किसी को नहीं आया होगा, कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए ओपन है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा था, पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर एंड ए सर्कुलर फील्ड आर सेम। एक स्क्वायर का पेरीमीटर और एक सर्कुलर फील्ड का पेरीमीटर जो है वो सेम है। यानी कि क्या बात कर रहा है, ये बोल रहा है कि ये जो स्क्वायर का है इसका जो पेरीमीटर है और इस सर्कल का जो पेरीमीटर है वो सेम है। ठीक है, इफ द एरिया ऑफ ए सर्कुलर फील्ड इज 560 मीटर स्क्वायर। बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अगर आपको नहीं पढ़ा है तो आपके एग्जाम में नहीं होने वाला, मतलब ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी तो हो जाएगा, वरना अबोव एवरेज पे भी नहीं क्लिक होने वाला है क्वेश्चन। ठीक है, देन द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज, मेरे को बोल रहा है कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर और सर्कुलर फील्ड का जो एरिया है वो बराबर है। इसका मेरे को पता है कि इसका तो भैया जी 4 साइड, 4 मल्टीप्लाई साइड होता है। क्वेश्चन ने बोल दिया इक्वल, इक्वल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा तो इसका कितना होता है, इसका हमारा होता है पेरीमीटर 2 पाई आर होता है। ठीक है, ये तो थोड़ा सा कम, हाँ ये ले लेते हैं, 2 पाई आर होता है। अगर मैं बात करूं मेरे से सेकंड कंडीशन में क्या दिया हुआ है, इफ द एरिया ऑफ द सर्कुलर फील्ड, एरिया ऑफ द सर्कुलर फील्ड इज 560 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कुलर फील्ड क्या होता है, मेरे को पता है पाई आर स्क्वायर की बात कर रहे हैं। पाई आर स्क्वायर बराबर में 560 मीटर के, मीटर स्क्वायर के। ठीक बात है, और मेरे से एरिया ऑफ स्क्वायर पूछ रहा है, एरिया ऑफ स्क्वायर पूछ रहा है, इसका एरिया पूछ रहा है। इसका एरिया क्या होता है, इसका एरिया होता है साइड स्क्वायर। यानी कि मेरे को फाइंड करना है यहां से साइड स्क्वायर फाइंड करना है ना, मेरे को यहां से एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड करना है। ठीक है, जहां तक बात समझ पा, समझने का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझने के लिए ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर मैं इस वाले को एक बार को मिटा दूं यहां से, आप समझ गए होंगे साइड स्क्वायर फाइंड करनी है हमें। इस वाले को अगर मैं यहां से मिटा दूं तो मैं ये बोल सकता हूं कि अगर मैं यहां से साइड को देखूं तो 2 से तो ये 2 कट जाएगा, सॉरी 2 से 2 बार कट जाएगा, तो यहां से साइड जो आ जाएगी वो इक्वल आ जाएगी पाई आर अपॉन में 2 के। ठीक है, अब मेरे को साइड स्क्वायर ही तो फाइंड करना है, साइड स्क्वायर फाइंड करना है, तो मैं बोल सकता हूं कि अगर दोनों तरफ का मैं स्क्वायर कर दूं तो ये पाई स्क्वायर, ये आर स्क्वायर अपॉन में 4 क्या आ जाएगा। ठीक है, इसी को थोड़ा सा अगर मैं तोड़ दूं, इसको मैं थोड़ा सा पीछे की तरफ को लिख देता हूं, इसी को अगर मैं थोड़ा सा और बाइफरकेट करके लिखूंगा तो मेरे को ये मिल जाएगा पाई मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर बाई 4, आर स्क्वायर बाई 4 ये मिल जाएगा। मेरे पास यहाँ पर पाई आर स्क्वायर की वैल्यू है 560। क्या मैं इसको यहाँ पर डाल सकता हूँ, क्या मैं इसको यहाँ पर डाल के क्वेश्चन को सोल्व कर सकता हूँ। मेरे को दिख रहा है कि हो जाएगा क्वेश्चन सोल्व, क्योंकि पाई की बाकी की वैल्यू मेरे को पता है। तो मैं सीधा सीधा बोल सकता हूँ कि साइड स्क्वायर इक्वल टू पाई की जगह 22/7, पाई आर स्क्वायर की जगह 560 और बटे में 4। ठीक है, 7 चौक 28 दूनी 56 यानी कि 20, यानी कि 22 दूनी 440 मीटर स्क्वायर हमारे यहाँ से राइट आंसर आ जाएगा। अगर आप इसमें स्पेसिफिक आर निकालने जाओगे तो ये क्वेश्चन बहुत गलत हो जाएगा, आपसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, स्पेसिफिक आर इस क्वेश्चन की निकालना बेवकूफी वाली बात है, इसलिए यहां से हमने उठा के इसको ऐसे बाइफरकेट करके हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर चलो अभी पहला सेट कंप्लीट कर रहे हैं तो मैं आज कोई होमवर्क नहीं देता इसका जेएसए वाले में, अगले सेटों में जो सेम से क्वेश्चन आएंगे उनको हटाना स्टार्ट कर देंगे। एक वस्तु का अंकित मूल्य रुपए 1850 है, दुकानदार 20% और 30% की 2 क्रमागत छूट देता है। 20% की छूट देता है यानी कि 100 MP होगा तो 80 सेलिंग प्राइस होगा। 30 की छूट दे रहा है यानी कि 100 MP होगा तो 70 सेलिंग प्राइस होगा। ठीक है, 1850 का जो है वो MP है, तो मेरे को इसे 80/100 में बेचना है पहले, और सेकंड कंडीशन के हिसाब से 70/100 में बेचना है। तो मैं इसका विक्रय मूल्य एसपी निकाल दूंगा डायरेक्ट। 2 0 से 2 0 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म,
2 चौक 8, 2 पंजे 10, 5 तिया 15 और 5 सत्ते 35। और ये आ जाएगा 37 मल्टीप्लाई में 7 चौक 28। 8 सत्ते 56 यानी कि लास्ट का अंक जो आएगा वो 6 आएगा। मेरे को 2 ऑप्शन में दिख रहा है, तो ये 2 ऑप्शन तो हमारे कट हो गए देखते ही, लेकिन फिर भी नहीं हो पा रहा, फिर भी नहीं हो पा रहा। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, क्योंकि 2 ऑप्शन मिल गए हैं और इतने दूर भी नहीं है कि मैं एकदम से चेक कर सकूं, तो 8 सत्ते 56 का 6, 5 हासिल, 8 तिया 24 और 21, 25, 45 और 50 की 0। एक सेकेंड, 8 सत्ते 56 का 6, 5 हासिल, 8 दूनी 16, 8 तिया 24 और 7 तिया 21, 7 तिया 21 और 24 45 और 5 ठीक आ रहा है, 5 तिया 15, 5 सत्ते 35, 2 चौक 8 और ये 70। ठीक है, ये गड़बड़ कैसे आ रहा है? लगातार हासिल, 3 दूनी 6 और 4 10। कुछ गड़बड़ हो रही है गुणा भाग में, एक सेकंड में रुकना। पांच 5 दिया 15, 5 सत्ते 35, ठीक है, 7 चौक 28 और 37, 8 सत्ते 56 का 6, 5 हासिल, 7 दूनी 14 और 5 19, 8 तिया 24 का 4, 2 हासिल, 3 दूनी 6 और 2 8, 6 9 4 13 का 3 लगा, 1 हासिल और 0। ठीक है, ठीक है, 1036 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो गया। थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, गुणा भाग में हो गई थी। ठीक है, 1036 हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेटल क्यूब इज एज 6 सेंटीमीटर इज मेल्टेड टू form 3 similar cubes of different sizes. If the age of 2 smaller cubes is 3 or 4, what is the age of third cube? भाई मैंने मेल्ट करके दूसरी क्यूब्स में डाला, ये बड़ी वाली क्यूब थी, छोटी छोटी क्यूब्स में डाला। ठीक है, ये 3 छोटी छोटी क्यूब है, इसकी एज 3 है, इसकी 4 है, इसकी पता करनी है। अगर मैं इसको मेल्ट करके इनमें डाल रहा हूं, यानी कि मैं वॉल्यूम्स को इनमें डाल रहा हूं, यानी कि वॉल्यूम ऑफ बिगर वाला जो है वो वॉल्यूम पहले और दूसरे और तीसरे के वॉल्यूम के बराबर होना चाहिए। वॉल्यूम जो बड़े वाले का होगा, मुझे पता है क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, क्यूब का वॉल्यूम होता है साइड की क्यूब, साइड की क्यूब, यानी कि 6 6 36 छिका 216 होगा। बड़े वाले की जो वॉल्यूम है वो 216 हो गई। छोटे वालों की वॉल्यूम क्या होगी, 3 वाले की 3 तिया 9 तिया 27, 4 वाले की 4 चौक 16 चौका 64 प्लस में एक्स की क्यूब। इसको जाके इधर माइनस करूंगा तो मेरे को यहां से मिलेगा एक्स की क्यूब बराबर में 125, एक्स बराबर में 5, यानी कि जो तीसरे वाला क्यूब होगा उसकी एज कितनी होगी, उसकी एज हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मेरे हिसाब से इसमें समझाने लायक कुछ नहीं है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मतलब मैं आपको बताऊं तो आप अगर देखते हो कहीं भी कि 3 4 5 एज का कोई 3 क्यूब जो है वो पिघलाए गए और उसके बाद एक नया क्यूब बनाया गया, तो उसकी जो एज होगी वो 6 सेंटीमीटर ही होगी। या ये वाइस वर्सा वाला केस था कि 6 सेंटीमीटर का क्यूब था, 3 4 में बना दिया गया, तीसरी वाली पूछ लिया आपसे। ठीक है, दोनों में से कुछ भी पूछ सकता है। तो 3 4 5 6 आपको याद रखना है क्यूब के मेल्टिंग वाले टाइम पे। अगर आपको इनमें से 3 वैल्यूज कोई भी मिलती है तो आप सीधा उठा के चौथी वैल्यू को आंसर लगा देना, बस बात खत्म। वॉल्यूम होना चाहिए बस। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। एक खुदरा विक्रेता 7500 रुपए के अंकित मूल्य के एक वैक्यूम क्लीनर को बेचने, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मतलब मैं बता नहीं सकता, इतना दिमाग खराब क्वेश्चन है। एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आपको डिक्टो मिलता है बहुत अच्छी बात है, वरना इस टाइप के क्वेश्चंस को अगर आप एवरेज पे तो स्विप करने की कोशिश करा करो। एक खुदरा विक्रेता 7500 रुपए पर अंकित मूल्य वाले वैक्यूम क्लीनर को बेचने पर 18% की छूट की घोषणा करता है। ठीक है, क्या कह रहा है वो, 18% की छूट दे रहा हूं मैं, तो मैं यहां से निकाल ही लेता हूं एक बार। 18% की छूट दे रहा हूं, यानी कि 100 में से 18 घटाएंगे तो 82/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गए, 75 इंटू 82, 75 इंटू 82 आपका यहाँ कर लेते हैं एक बार, 75 इंटू 82, 5 दूनी 10 की 0, 1 हासिल, 7 दूनी 14 और 40 54 और 55 का 5 लगा, 5 हासिल और 8 सत्ते 56 और 5 56 और 5 56 और 5 हो गए हमारे 61, 6150। ठीक है, तो हमारी इस पूरे की वैल्यू कितनी आ गई, इस पूरे की वैल्यू आ गई हमारी 6150 रुपए, 6150 रुपए। ठीक है, यानी यहां बेच दिया।
वैक्यूम क्लीनर का लागत मूल्य अंकित मूल्य से 30% कम है। यानी कि अगर मैं सीपी की बात करूं तो सीपी जो है वो 7500 से 30% कम है, यानी कि 70% है। 7500 का 70% निकाल लेंगे तो ये हमारा निकल के आ जाएगा 0, 7 5 35 का 5, 3 हाथ से 7 7 49 और 52। ठीक है, 5250 हमारा सीपी आ गया। ठीक है, इसको उठा के साइड में रख लेते हैं। यदि खरीदार अपना पुराना वैक्यूम क्लीनर लौटाता है तो 10% की और छूट प्राप्त होती है। और छूट प्राप्त होने से क्या मतलब है, पहली कंडीशन तो ये हो गई कि 6150 का बेच दिया जब 18% की छूट हुई। पुराना एक और बंदा लेके आ गया तो उसे 10% की और छूट मिल गई 6150, क्योंकि यहाँ तो 18 की मिल चुकी है। उसके बाद 10% की और छूट, यानी कि 10% की छूट यानी कि 90, और 2 जीरो से 2 जीरो कट करेंगे तो 9 पंजे 45 का 5, 4 हासिल, 9 एकम 9 और 4 13 का 3, 1 हासिल, 9 6 54 और 1 55। यानी कि अब जो वैक्यूम क्लीनर है वो 5535 रुपए में बिकेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में पूछा गया हमसे पुरानी वैक्यूम क्लीनर योजना की वापसी के साथ खुदरा विक्रेता का लाभ। पुरानी वैक्यूम क्लीनर की वापसी के बिना के लाभ का कितना प्रतिशत है। देखा, पुरानी वैक्यूम क्लीनर योजना की वापसी के साथ खुदरा विक्रेता का लाभ, जब पुरानी मशीन देके जा रहा है तो उसका लाभ कितना है। मैं अगर यहां से प्रॉफिट की बात करूं और यहां से प्रॉफिट की बात करूं, ये तो पुरानी मशीन देने के बाद प्रॉफिट है ना। तो पहली कंडीशन में मेरे से ये बोला है, पहली कंडीशन में मेरे से बोला है कि भैया 5535 रुपए का मैंने बेच दिया, लेकिन मेरे को 5230 का पड़ रहा था, तो कितने का प्रॉफिट बन रहा था, यहाँ से 285 रुपए का प्रॉफिट बन रहा था। लेकिन अगर ये वाली कंडीशन ना होती, ये वाली कंडीशन ना होती तो कितने का प्रॉफिट बनता, तो प्रॉफिट कितने का बनता 5550, और ये हमारा प्रॉफिट बन जाता 900 रुपए का। अब उसने क्वेश्चन में पूछा पुरानी वैक्यूम क्लीनर योजना की वापसी के साथ विक्रेता का लाभ पुरानी वैक्यूम क्लीनर वापसी के बिना लाभ का कितना प्रतिशत होगा। ठीक है, तो हमारा कंपैरिजन किससे कराया है इसने, कंपैरिजन कराया है कि अगर वो कुछ भी ना लेता उससे तो उसके लाभ से कितना अधिक होता। भैया ये वाली कंडीशन, अगर जब वापसी कर रहा है तो 285 कमा रहा है, ये जब वापसी नहीं करता तो उसके लाभ का कितना प्रतिशत होता। 2 जीरो से 2 जीरो कट हो जाएंगी, 9 से इसको काटेंगे तो 9 तिया 27 और 1 बच जाएगा तो 9 एकम 9, फिर कितना बच जाएगा 6 9 6 54। तो हमें अप्रोक्स में सवाल पूछा है तो हमारा 32 अप्रोक्स हमारा राइट आंसर यहाँ पर आ जाएगा। 31 पॉइंट कुछ करके इसका वैसे बनता। ठीक है, 31.7 के आसपास। ठीक है, तो 32% हमारे यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपके पेपर में दोबारा आता है तो आपको इससे सहयोग होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ को चलते हैं। एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 2/3 है। अभी हमने सीएस और टीएस से दोनों ऊपर देखे थे। ठीक है, तो मैं अगर दोबारा से रिमाइंड कर रहा हूं तो दोबारा से अगर मैं रिमाइंड कर रहा हूं तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, बेलन का क्या होता है 2πr/h, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr, बस h+r हो जाता है। ठीक है, उसने बोला वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 2/3 है, तो मैं इसे बोल देता हूं कि 2/3 है। कंडीशन पूरी, कंडीशन पूरी। तो जरा इसको और इसको काट देते हैं, तो हमको यहां से भी h और r का ही रेशो मिल गया मेरे हिसाब से, तो h अपॉन में h+r 2/3, यानी कि इसमें 2 तो हमारी h है और 1 जो है हमारी रेशो के हिसाब से r है। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल उसने 231 बोल दिया, तो मैं इसको सीधा सीधा इसको यहाँ पे 2x बोल देता हूँ h को, और r को बोल देता हूँ 1x। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल दिया यानी कि 2πrh की बात कर रहा है, 2πrh+r की बात कर रहा है। ये हमारा 231 है, वैल्यू पुट कर देते हैं, 2 मल्टीप्लाई में 22/7 मल्टीप्लाई में r की वैल्यू कितनी है, r की वैल्यू है हमारी 1x, यानी कि 1x, और अंदर कितना हो जाएगा 2x प्लस में 1x इज इक्वल टू 231। काट देते हैं जितना कट सकता है, 7 से तो कुछ नहीं कट रहा है, 11 दूनी 11 दूनी 11 एकम 11, और ये बन गया हमारा 4x मल्टीप्लाई में 3x इज इक्वल टू 21 के बटे में 7, सॉरी
बटे में 7 के, तो 3 से कट जाएगा, 3 सत्ते 21, तो ये आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7/4 के, यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से हमारी 7 का स्क्वायर, सॉरी 7 का स्क्वायर बटे 4 के, 7 मल्टीप्लाई 7 आएगा ना, नीचे वाला भी ऊपर चला जाएगा, तो एक्स की वैल्यू हमारी आ जाएगी 7/2 के। ठीक है, एक्स की वैल्यू हमारी 7/2 के आ गए, लेकिन हमसे इसने पूछा ये भी नहीं है, हमसे तो इसने वॉल्यूम पूछ लिया। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है हमारा पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम होता है हमारा पाई आर स्क्वायर एच के, पाई आर स्क्वायर एच के, तो पाई आर स्क्वायर एच कितना हो जाएगा 22/7/7, ठीक है, मल्टीप्लाई में आर स्क्वायर यानी कि 7/2, 7/2, अरे क्या हो गया, सॉरी, अरे कुछ तो गड़बड़ हो गई, पता नहीं, यहाँ से कट जाना चाहिए, यहाँ से कट जाना चाहिए, यहाँ से कट जाना चाहिए, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, ठीक है, सॉरी थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, पता नहीं पेन का अपने आप ही झकोले ले लेता। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 7/2, 7/2, और एच कितना हो जाएगा हमारा, एच था हमारा 2x, यानी कि 2 मल्टीप्लाई में 7/2 के। ठीक है, तो बाकी सब काट कूट देंगे, तो 2 से ये कट जाएगा 11 बार, 7 से एक बार कट जाएगा, 2 से ये 2 कट जाएगा, तो बचे 2 खाली, तो 7 49, 49 मल्टीप्लाई 11, और ये हमारा 269.5 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है हमारा यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेशन है अपने आप कर लेना, ठीक है, बाकी और कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। 8 सिंपल सा बोर्ड मास का क्वेश्चन है, बोर्ड मास का क्वेश्चन है, आई वुड सजेस्ट कि आप इसे खुद ही करें। ठीक है, आई वुड सजेस्ट, ठीक है, ऑप्शन इसमें जो है वो करेक्ट दिया हुआ है, बस इतना बता सकता हूँ। क्वेश्चन अगला पढ़ लेते हैं। किसी संख्या को 26 से भाग देने पर हमें भागफल के रूप में 85 प्राप्त होता है और शेषफल के रूप में 14, तो संख्या क्या होगी? हमें सीधा सीधा का फॉर्मूला याद करना है, ये आपकी 10वीं क्लास में शायद है ना। संख्या बराबर होता है हमारा भागफल मल्टीप्लाई में भाज्य, या भाज्य मल्टीप्लाई में भागफल प्लस में शेषफल। आप इसको इधर लिख लो या इसको इधर लिख लो, बात एक ही है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारा 26 मल्टीप्लाई में 85 प्लस में 14, तो 6×5 = 30, लास्ट में 4 आना चाहिए, लास्ट में 4 सिर्फ एक ही अंक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आप इसकी कैलकुलेशन करके देख सकते हो, मैंने इकाई के अंक से लिख दिया, 6×5 = 30, 0 आएगा और लास्ट में प्लस का 4 आएगा, तो यहाँ पे लास्ट में प्लस का 4 आना चाहिए, जो कि एक ही में है, बाकी तीनों आपके जो है यहाँ से कट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा नीचे सेकेंड, बस लास्ट क्वेश्चन आज का, थोड़ा सा अभी के लिए, क्योंकि मैं इसकी दूसरी एक वीडियो बना के आपको भी डालूंगा, क्योंकि मैं कुछ क्वेश्चन ना लगाना भूल गया इसमें, मुझे कुछ क्वेश्चन डाउट के भी कराने थे, वो मैं भूल गया। ठीक है, तो इसी की सेकेंड वीडियो में वो डाउट के भी क्वेश्चन कराने हैं मुझे। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएगा बहुत अच्छा वाला, तो इस क्वेश्चन के आने की बहुत ज्यादा संभावना है। ठीक है, अपने नोट्स में कैरी कर लेना इसे। 1933 रुपए की राशि हसन और सीमा में इस प्रकार बांटी गई कि दोनों ने अपने हिस्से की राशि 5% चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश कर दी। 16 साल बाद सीमा की परिपक्वता पर देय राशि 18 वर्ष बाद हसन की परिपक्वता पर देय राशि के बराबर है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस को मैं एक बेसिक से भी करा सकता हूं जो आपकी बुक्स में दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन जो आपकी बुक्स में दिया हुआ है, पिनेकल उठाएंगे या कोई भी उठाएंगे तो सब में सेम ही दिया हुआ है, तो मुझे उसको कराने की कोई जरूरत है नहीं, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, हमें बस क्या करना है, हमें देखना है कि ये 16 साल पे और ये 18 साल पे सेम बन रहे हैं, सेम बन रहे हैं। रेट जो है वो 5% है, 5% का मतलब होता है हमारा 1/20 और 21/20 हो जाती है। ठीक है, कुछ नहीं करना, बस ये 16 पे 18 पे यानी कि 2 साल का गैप है। अगर 2 साल का गैप है तो इसका स्क्वायर कर दो, ये आ जाएगा 441 बटे में 400। ठीक है, 441 बटे में 400 आपको आ जाएगा। तो ये जो ऊपर वाला है, ये जो नीचे वाला है, ये किस किस के होंगे, ये किस किस के होंगे, ये डिपेंड करेगा यहां से। ठीक है,
ये डिपेंड करेगा यहाँ से, कहां से, कहां से, यहाँ से। 16 वर्ष बाद सीमा की परिपक्व देय राशि, तो ये सीमा की राशि होगी और ये हसन की राशि होगी। ठीक है, बस आपको इतना यहाँ पे इस वाले कॉलम पे थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी मैं सजेस्ट करूंगा, पिनाकल में 2020-21 में शायद ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार आया था, तो आपको वहां मिल जाएगा 20-21 वाले पेपर्स में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, वहीं से ये उठा के डाला हुआ है इन्होंने, और कहीं से नहीं डाला हुआ। अब टोटल की अगर मैं बात करूं तो टोटल कितनी हो जाएगी, हसन की 400 और सीमा की 441, यानी कि 841। 841 की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, हमें 841 की वैल्यू दी हुई है इसने 10933। ठीक है, और मेरे को पता किसकी करनी है, मेरे को सीमा की पता करनी है, यानी कि मेरे को 441 की पता करनी है। तो 10933 डिवाइडेड बाई 841 मल्टीप्लाई बाई 441। इसको मैं इससे काटूंगा तो एक पे जाएगी माननी, एक पे जाएगी और फिर तीये पे जानी चाहिए कायदे से, तो तीये पे ही जाएगी, है ना। और हाँ, तीये पे जाएगी। तो 441 मल्टीप्लाई में 13 हमारा यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। लास्ट में आएगा 13। तो मैं एक बार इसकी मल्टीप्लाई करके देख लेता हूँ, क्योंकि मैंने डिवाइड जो करा है वो अप्रोक्सीमेशन से करा है। तो 3 एकम 3, 4 तिया 12 का 2, 1 हासिल और 13 मल्टीप्लाई में 1 4 4 बटे में 3, और ये आ गया हमारा 4 और 1 5, 4 और 3 7, 5 और 1 सॉरी 4 और 1 5, 5 7 3 3 सॉरी ये 2 है ना, ये 2 था तो 3 आएगा। ठीक है, तो 5733 हमारा जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अभी के लिए क्लास यहीं रखते हैं, आपको इसी की एक सेकंड क्लास अभी मिल जाएगी थोड़ी देर बाद ही, 1 बजे करीब ये डल जाएगी, तो 4 बजे करीब वो डल जाएगी। ठीक है, ओके धन्यवाद।